मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। तो इससे पहले आपने पढ़ा मेंडल का नियम। मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम कौन कौन सा दिया था? मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम 3 नियम दिया था, लेकिन 3 नियम किस आधार पर दिया था? पहला, एक जीन की वंशागति के आधार पर उन्होंने 2 नियम प्रतिपादित किए थे। एक था प्रभाविता का नियम, दूसरा था विसंयोजन का नियम। फिर जो ये तीसरा नियम मेंडल का आता है, उन्होंने किसके आधार पर दिया? 2 जीन की वंशागति के आधार पर उन्होंने स्वतंत्र अभिवन का नियम दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है? इसमें आप लोगों को जानना है कि स्वतंत्र अभिवन का नियम किस प्रकार कराया जाता है। जब 2 पृथक तो स्वतंत्र अभिवन का नियम जो है वो क्या कहता है? जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। 2 लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? आपने सेकंड नियम में पढ़ा होगा, 2 जीन की वंशागति में आपने एक गोल लिया था, दूसरा पीला बीज लिया था। ये क्या है? 2 लक्षण वाले हैं। फिर इसका क्रॉस किससे करवाया था? झुर्रीदार और हरे से। झुर्रीदार हरा। तो ये स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या कह रहा है? जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। यहाँ पे आपने एक गोल का लक्षण लिया है, दूसरा पीले का लक्षण लिया है। एक हुआ और दूसरा, एक तो अकेले संकरण कर नहीं सकता, संकरण कराया नहीं जा सकता। दूसरा क्या है? झुर्रीदार और हरा। तो आपने स्वतंत्र दोनों को क्या कराया? क्रॉस करवाया। दोनों जीन क्या होंगे? स्वतंत्र रूप से युग्मकों को अलग अलग जाने देते हैं। ये जो दोनों जीन होंगे, इसके लिए गोल के लिए कैपिटल आर लिखा जाता है और पीले के लिए कैपिटल वाई लिखा जाता है और झुर्रीदार के लिए स्मॉल वाई स्मॉल आर और हरे के लिए स्मॉल वाई लिया जाता है। तब ये जो दोनों होंगे अपने जीन को स्वतंत्र रूप से जाने देंगे। क्या करेंगे? ये अपने जीन को स्वतंत्र रूप से जो फर्स्ट जनरेशन बनेगा उसमें जाने देंगे। ना आर वाई को प्रभावित करेगा, न वाई आर को प्रभावित करेगा। तो इसी प्रकार इसमें भी होगा। ना आर स्मॉल आर जो होगा स्मॉल वाई को प्रभावित करेगा और ना स्मॉल वाई स्मॉल आर को प्रभावित करेगा। तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये कौन सी जनरेशन होगी? फर्स्ट जनरेशन। ये क्या है? मेल है और ये फीमेल। ये गैमीट है, सॉरी ये पेरेंट है। और ये गैमीट जनक। तो मेंडल ने स्वतंत्र अभिवन का नियम 2 जीन की वंशागति पर दिया था। उन्होंने गोल और पीला जो आप पढ़ चुके हो, 2 जीन की वंशागति किस प्रकार कराई। तो 2 जीन की वंशागति आपने यहीं से स्टार्ट किया है और लास्ट में इसका क्रॉस जाके चेकर बोर्ड के माध्यम से कराया है। तो आपको पता चला कि लास्ट जो बनते हैं जीनोटाइप अनुपात कितना हो रहा है और फिनोटाइप टाइप का अनुपात कितना हो रहा है। तो स्वतंत्र अभिवन के नियम में 2 लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस करवाया जाता है और जो इनके लक्षण होते हैं, इनके जो जीन होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे का जीन एक दूसरे में नहीं जाने देते। ये आर जीन होता है वाई पर कोई प्रभाव नहीं डालता और वाई जीन जो होता है आर जीन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो ये स्वतंत्र रूप से इस प्रकार जीन प्रकट होते हैं और इसमें भी इसी प्रकार। फिर क्या बनता है? जो हमारा यह 1 जनरेशन होता है, कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई होता है। तो ये क्या है, स्वतंत्र अभिवन का नियम है। तो इसमें कोई जीन को कोई भी प्रभावित नहीं करता, न कैपिटल आर कैपिटल वाई को प्रभावित करेगा, ना कैपिटल वाई कैपिटल आर को प्रभावित करेगा, और ना स्मॉल आर स्मॉल वाई को प्रभावित करेगा, और ना स्मॉल वाई स्मॉल आर को प्रभावित करता है। तो ये स्वतंत्र अभिवन का नियम है। अब आपको पढ़ना है कि गुणसूत्र क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे क्रोमोसोम की खोज किसने की थी। बर्गर ने की थी। गुणसूत्र की खोज स्टार्स बर्गर ने की थी किस सन में, 1875 में किया था। इसके बाद स्टार्स बर्गर ने क्रोमोसोम्स की खोज की। इसके बाद गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वार्न लेयर ने 1888 में किया था। इसका प्रयोग 1888 में किया था। खोज स्टार्स बर्गर ने की थी 1875 में, और वार्न लेयर ने 1888 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। और विभाजन का अध्ययन भी इन्होंने करते हुए किया था, ये किस प्रकार क्रोमोसोम जो होते हैं विभाजित होते हैं। और क्रोमोसोम बना किसका होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, जो कुंडलित और धागे नुमा संरचना होती है इस प्रकार। और ये धागे नुमा संरचना होती है। और जब विभाजन करते समय ये संघनित होकर डंडाकार, सर्पिलाकार या डंडाकार किसी भी रूप में हो जाते हैं। और इनकी लंबाई जो होती है, इनकी लंबाई 0.5 से 30 मिली माइक्रोन होती है। इनका व्यास होता है। जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, इनकी लंबाई कितनी होती है, 0.5 से 30 मिली माइक्रोन होती है। और इनका जो व्यास होता है, व्यास किसे कहते हैं, अगर ये गोला है तो इसी को तो व्यास कहते हैं। इसका जो व्यास होता है 0.2 से 3 मिली माइक्रोन होता है इसका व्यास। तो क्रोमोसोम की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, स्टार्स बर्गर ने 1875 में की थी। और सर्वप्रथम इसको किसने देखा था, वार्न लेयर ने देखा था 1888 में। और इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है। इसकी लंबाई 0.5 से 30 मिली माइक्रोन होती है। और इसका जो व्यास होता है 0.2 से 3 मिली माइक्रोन होता है। अब आपको पढ़ना है गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। गुणसूत्र का गुणसूत्र किन किन
रासायनों से मिलके बना है, यही आपको इसमें पढ़ना है कि गुणसूत्र का रासायनिक संगठन क्या है। गुणसूत्र किससे मिल के बना है? डीएनए होता है इसमें गुणसूत्र में, कितना परसेंट? लगभग 40%। आरएनए होता है 1 से 10%। हिस्टोन प्रोटीन होता है 40 से 50%। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो गुणसूत्र का रासायनिक संगठन क्या है? इसमें डीएनए होता है कितना परसेंट? 40%। आरएनए होता है 1 से 10% होता है, और हिस्टोन प्रोटीन होता है 40 से 50%, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है लगभग 10%, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो अब देखना है आपको डीएनए क्या है और आरएनए क्या है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है। सबसे पहले डीएनए के बारे में देखेंगे कि डीएनए है क्या। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का कार्य क्या होता है? ये आनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यही जो संतान होती है उसमें गोरा रंग होगा, काला रंग होगा, बाल घुंघराले होंगे या सीधे होंगे, लंबे होंगे या छोटे होंगे। इसका डीएनए का कार्य ही होता है कि ये सबका निर्धारण करना कि जो संतान की उत्पत्ति होगी उसका लक्षण किस में ज्यादा किसका जाएगा, यानी जो कालापन आ रहा है, गोरापन आ रहा है, बाल लंबे हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, आंखें भूरी है या काली है, कौन इसका निर्धारण करेगा? डीएनए होता है। डीएनए इसका निर्धारण करेगा, और जो आरएनए होता है ये इसका मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए ट्रांसफर करेगा कि इस कहाँ पे कितना ले जाना है। डीएनए का कार्य होता है कि उसको बताएगा कि कौन संतान में कौन से लक्षण कब काले हो रहे हैं, कब गोरे हो रहे हैं, ये सब पता करके बताएगा। और आरएनए इसको लेके आना ले जाना होता है। गुणसूत्र का मुख्य घटक क्या होता है? डीएनए होता है। मनुष्य में समस्त कोशिकाओं में लगभग 100 डीएनए पाए जाते हैं। जो मनुष्य होता है उसकी समस्त कोशिकाओं में लगभग 100 डीएनए पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है? -10 होती है। सेंटीमीटर होती है। तो इसकी जो डीएनए होता है ये आनुवांशिकता का वाहक होता है। यही पता करता है कि जो संतान उत्पन्न होगा वो गोरा होगा या काला होगा, उसकी आंखें भूरी होंगी या काली होंगी। और जो मनुष्य होता है उसमें लगभग उसकी जो कोशिकाएं होती हैं लगभग 100 डीएनए कोशिका में पाई जाती हैं, और उस डीएनए की जो कोशिका होती उसकी लंबाई कितनी होती? 2 × 10⁻⁻10 या 10 सेंटीमीटर होता है। फिर आपको पढ़ना है कि हिस्टोन प्रोटीन के बारे में कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है। तो
तो हिस्टोन प्रोटीन या क्षारीय प्रोटीन आर्जिन व लाइसिन होता है। क्षारीय प्रोटीन आर्जिन व लाइसिन होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्षारीय प्रोटीन होता है जिसमें आर्जिन व लाइसिन होता है। ये इनमें क्या होता है, अमीनो अम्ल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं इसमें अमीनो अम्ल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तो अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अमीनो अम्ल जो होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। इसमें सिर्फ आपको ये जानना है कि अमीनो अम्ल की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। लेकिन अगर कोई पूछ लिया कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं तो आप वहां पे बताएंगे जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 20 प्रकार के होते हैं। अब आपको पढ़ना है कि हिस्टोन प्रोटीन में गुणसूत्र में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन पहला क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार। कितने प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, फिर उनको किन संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है। संकेत, इसके बाद आता है अणुभार। उसका अणुभार कितना होता है। और फिर क्षारीय अमीनो अम्लों का अनुपात। तो हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार, संकेत, अणुभार और क्षारीय अमीनो अम्लों का अनुपात आपको देखना है। तो लाइसिन की अधिक मात्रा वाले तो इसका संकेत क्या होगा, चाहे आप इसे H से या H5 से डिनोटेट कर सकते हैं। लाइसिन की अधिक मात्रा जब होगी तो आप उसे H से या H5 से डिनोट करते हैं। और इसका अणुभार कितना होता है, 23,000। और क्षारीय अमीनो अम्लों का अनुपात इसमें जो होता है हिस्टोन प्रोटीन में 5 का अनुपात 4 होता है। अब आपको लाइसिन की कम मात्रा वाले देखना है। लाइसिन जब हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, उसे
H2A से या H2B से दर्शाया जाता है और इसका अणुभार 13,960 होता है और H2B का अनुपात 13,774 होता है। 13,774 होता है और जो H2A लाइसिन की जब कम मात्रा रहेगी, H2A का अणुभार इतना है 13,960, इसका अनुपात 1:4 होता है और दूसरे का अनुपात 1:5 होता है। ये रेशियो इसका होता है। तो गुणसूत्र में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन के प्रकार, एक क्या है, H है या H5 कह सकते हैं, दूसरा H2A है, दूसरा H2B है। ये इसके संकेत हैं। लाइसिन की जब अधिक मात्रा होगी तो उसे H या H5 से डिनोटेट करते हैं। इसका अणुभार 23,000 होता है और क्षारीय अमीनो अम्लों की मात्रा कितनी होती, 5:4 होती है। और लाइसिन की कम मात्रा जब होगी, ये भी हिस्टोन प्रोटीन है, तो H2A और उसका जो अणुभार होता है 13,960 होता है और अनुपात क्षारीय अम्ल जो होंगे उनका 1 होगा और अमीनो अम्लों का अनुपात 1:4 होगा। दूसरा है H2B, उसका अणुभार कितना होता है, 13,774 होता है और उसका अनुपात 1:5 होता है। अब दूसरा आपको पढ़ना है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन किसे कहते हैं, ये विशिष्ट प्रकार का नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है जिनमें जीन्स की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है और इन्हें क्रियाशील बनाते हैं। जो जीन होता है, कौन सा जीन किस कारक को ले जाएगा, उसका ये क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं उसको, कि कौन सा जीन किसको ले जा रहा है। जैसे आरएनए है, डीएनए है, कौन सा जीन किसको लेके जाएगा। जैसे डीएनए पर जीन होते हैं ना, जो क्या करते हैं, आनुवांशिकता का वाहक करते हैं कि ये आनुवांशिक पदार्थ जो होंगे उनको लेके जाएंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, उसको व्यक्त करता है कि कौन सा जीन किस पर शो करेगा, किस गुणसूत्र पर शो करेगा। गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर डीएनए होते हैं, डीएनए पर क्या होते हैं, जीन होते हैं, जो आनुवांशिक पदार्थों का जीन के थ्रू वाहन करता है कि किस प्रकार के लक्षण किस व्यक्ति में, जो पेरेंट्स के लक्षण है संतान में किस प्रकार जा रहे हैं। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन का कार्य होता है, जो जीन को अभिव्यक्त कराएगा। अब आपको पढ़ना है तीसरा रासायनिक संगठन में था आरएनए। आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड इसे कहते हैं। एक होता है mRNA और rRNA। तो आपको पढ़ना है कि ये आरएनए के प्रकार हैं। एक टीआरएनए होता है, दूसरा mRNA होता है और तीसरा rRNA होता है। तो टीआरएनए का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, टीआरएनए स्थानांतरण करता है। किसका स्थानांतरण करेगा, जो अनुवादन होंगे ट्रांसलेशन के समय अमीनो अम्ल का ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, अनुवादन करेगा कि इसका स्थानांतरण कहाँ करेंगे। इसका क्या काम होता है, स्थानांतरण करना। और ये आरएनए का कितना परसेंट होता है, 15% होता है। टीआरएनए जो होता है क्या करेगा, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण का काम करेगा। किसका, अमीनो अम्ल के अणुओं को पकड़कर
राइबोसोम्स पर ये ले आने का कार्य करेगा। जो अमीनो अम्ल होते हैं, आपको बताया गया कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, तो 20 प्रकार में कौन सा अमीनो अम्ल को ये पकड़ के ला रहा है इसमें कंफर्म नहीं, लेकिन क्या करेगा, उसको पकड़कर लाके कहाँ पे रखेगा, आरएनए पर रखेगा। और इसे संदेश वाहक भी कहते हैं, जो जीन प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता करता है। ये क्या करेगा, जीन के प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कौन करता है, टीआरएनए। अब आपको पढ़ना है एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, ये राइबोसोम्स की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं तथा डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक संदेशों को कोडान के रूप में केंद्रक में कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। कोई कोडान हो जिसको ये क्या करेंगे, उसको पहुंचाएंगे। जब आपको बताया जाएगा आनुवांशिकी, उसमें पूरा आपको डिटेल्स बताया जाएगा। तीसरा होता है आरएनए। आरएनए क्या होता है, ये आरएनए का 80% भाग बनाता है। ये आरएनए का 80% भाग होता है और ये भी क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण हेतु स्थल प्रदान करता है। जहां पे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होगी वहां पर वो उसको स्थल प्रदान करेगा कि यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक हो। तो आरएनए आपको बताया गया 3 प्रकार के होते हैं, एक टीआरएनए, दूसरा एमआरएनए और तीसरा आरआरएनए। इसको स्थानांतरण कहते हैं, इसको मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक कहते हैं, और आरआरएनए जो होता है ये इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अब आपको पढ़ना है कि गुणसूत्र। आपने गुणसूत्र पढ़ा, अब आपको पढ़ना है कि गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, गुण प्रकार। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक कायिक गुणसूत्र होते हैं और दूसरा लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब कायिक गुणसूत्र किसे कहते हैं और लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, वह गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण के लक्षणों को छोड़कर अन्य जीनों का वाहन करें उन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इसमें एक लिंगी या 2 लिंगी नहीं होंगे। लिंग गुणसूत्र किसमें पाए जाएंगे, लिंग गुणसूत्र जो एक लिंगी होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे मानव में। ये क्या करेगा, ये वह गुणसूत्र होते हैं जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। जीन में कई लक्षण होते हैं, ये गुणसूत्र लक्षण को ये नहीं बताएंगे कि जो नर और मादा का जब निषेचन होगा इनका कार्य ये नहीं होगा। ये गुणसूत्र जो कायिक गुणसूत्र होंगे ये नहीं बताएंगे कि XY गुणसूत्र होगा या XX गुणसूत्र उत्पन्न होगा। नर में XY होता है और मादा में XX होता है। जब ये गुणसूत्र होगा, जैसे लिंग निर्धारण होगा, तो जब लिंग निर्धारण होगा तो इनसे गुणसूत्र उत्पन्न होंगे। कभी XY हो सकता है, कभी XX होगा। XY होगा तो नर होगा, XX होगा तो मादा होगा। जो कायिक गुणसूत्र होंगे इसको शो नहीं करते हैं कि नर उत्पन्न होगा या मादा संतान का उत्पन्न होगा, ये इसको छोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं, अन्य लक्षणों के जीन का निर्धारण करते हैं। जो अन्य लक्षण होते हैं इसको छोड़ के कि संतान जो होगा नर होगा या मादा होगा, इन लक्षणों को छोड़कर और दूसरे लक्षणों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि जो संतान होगा वो किस रंग का होगा, उनकी आंखें कैसी होंगी, उनके बाल कैसे होंगे, इन सब का ये वाहन करेगा। अब आपको देखना है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। लिंग गुणसूत्र का निर्धारण करने वाले लिंग गुणसूत्र होते हैं। जैसे लिंग गुणसूत्र कौन से होंगे, XX होता है, XY होता है और XX होता है। यही क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं कि जो उत्पन्न होगा इससे नया संतान, ये क्या है, जनक है।
अब इन्हीं के निषेचन से ही तो उत्पन्न होगा, यही तो लिंग निर्धारण करेंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो तब पता चलेगा कि एक्स गुणसूत्र आएगा, एक्स एक्स गुणसूत्र उत्पन्न होगा या एक्स वाई गुणसूत्र उत्पन्न होगा। ये कौन दर्शाएगा? लिंग गुणसूत्र। लेकिन किसमें? एक लिंगी जीवों में। किसमें? एक लिंगी जीवों में। एक लिंगी जीव में। आपको बताया गया था, जब एक बार बताया जा रहा था कि किसे एक लिंगी कहते हैं, किसे द्विलिंगी कहते हैं, किसे, तो उसमें बताया गया है जो मानव है उसे एक लिंगी कहते हैं और द्विलिंगी किसे कहते हैं? जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित हो उन्हीं जीवों को क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। और जिनमें नर अलग हो मादा अलग हो उन्हें एक लिंगी जीव कहते हैं। तो इसी प्रकार लिंग निर्धारण होगा कि जनक पीढ़ी से जो गैमीट में आएंगे कौन से लक्षण होंगे, वो एक्स एक्स गुणसूत्र आएगा या एक्स वाई गुणसूत्र आएगा। अब आपको पढ़ना है कि गुणसूत्र के क्या क्या कार्य होते हैं। गुणसूत्र के कार्य। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स का क्या कार्य होता है? गुणसूत्र पर उपस्थित जीन आनुवांशिक लक्षणों का वाहक करते हैं। जो ये गुणसूत्र पर जीन लगे होते हैं यह क्या करते हैं? आनुवांशिक लक्षणों का वाहन करते हैं। क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स पर डीएनए होते हैं और डीएनए पर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों का वहन करते हैं। फिर इसके बाद इस कारण इन्हें गुणसूत्र आनुवांशिकी वाहक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र आनुवांशिकी वाहक कहा जाता है। किस कारण इन्हें गुणसूत्र आनुवांशिकी वाहक कहा जा रहा है? ये जीन आनुवांशिक लक्षणों का वाहन करते हैं। वाहन करने के कारण इन्हें गुणसूत्र आनुवांशिकी वाहन कहा जाता है। गुणसूत्रों के प्रतिलिपि से संतति गुणसूत्र बनाते हैं। जैसे अगर गुणसूत्र क्या होंगे, आपको बताया गया नर या मादा क्या किस फॉर्म में होते हैं? डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। अगर ये डिप्लॉयड फॉर्म में दोनों नहीं है तो यहाँ से इनके जो इनके डिप्लॉयड फॉर्म में रहेंगे तो 46 गुणसूत्र रहेंगे और यहाँ से 23 गुणसूत्र आएंगे। चाहे इसको आप मेल कह सकते हो और इसको फीमेल। तो ये दोनों डिप्लॉयड फॉर्म में 23 जोड़ी गुणसूत्र क्या होंगे? इसमें जाइगोट में स्थानांतरण होंगे तभी तो कोई संतान उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं उत्पन्न होगा। तो ये क्या करते हैं? संतति कोशिकाओं में जीन्स जो होते हैं पहुंचाने का कार्य करते हैं गुणसूत्रों को, चाहे एक्स हो या एक्स वाई हो। इनके डीएनए में विभिन्न क्रियाओं हेतु स्पेशल कोड के रूप में पाए जाते हैं संदेश नहीं तो इसमें कोडान जैसे ए सी टी इसी प्रकार के इसमें कोडान उपस्थित रहते हैं जो क्या करते हैं? इन जीनों का वाहन करते हैं। हर एक कोडान अलग अलग जीन का स्थानांतरण करेगा। ये कार्य होता है गुणसूत्र का। अब आपको पढ़ना है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। तो अब आपको पढ़ना है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।